हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरिचा हमारी साइंस की एक क्लास है जो कि हम स्पेशली यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, इन सभी एग्ज़ाम में ये बेनिफिट करेगा आपको। अगर आपका सिलेबस जो है इन एग्ज़ाम को छोड़कर भी अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे जहाँ पर साइंस आपके सिलेबस में दिया होगा, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट हमारा चल रहा है। अभी हमने बायो शुरू किया है। साइंस में बायो में हमने सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सेल था, उसे हमने कंप्लीट कर लिया। सेल चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जिसमें कि लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस थे। वो सारा हमने सॉल्व करके एक बार दोबारा से सेल चैप्टर को रिवाइज किया था। जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन सकते हैं जिस भी टॉपिक से, वो सारा हम चैप्टर को ख़त्म करने के बाद डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। आज हमारा सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम का। बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर उठा के देखिए, आपको इससे कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ आएगा, और अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार आप डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसके बाद हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है वो चीज़ देखना है हमें। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा है वो देखना है। तो माउथ से, हमारा मुंह से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। मुख के बाद जैसे जैसे खाना आगे बढ़ता है, आगे आता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के बाद आता है इसोफेगस, ये हमारा इसोफेगस का पार्ट है। फिर खाना हमारा आहार नली से होते हुए नीचे आता है स्टमक वाले पार्ट में। स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हमारा आ जाता है ये इंटेस्टाइन में। ये सबसे जो ये वाला लेयर है ये लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, और इसके अंतर्गत ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब आप देख रहे होंगे कि जो छोटी वाली इंटेस्टाइन है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जा रहा है, और जो बड़ी ढेर सारी मतलब बहुत लंबी इंटेस्टाइन है उसको स्मॉल कहा जा रहा है। ऐसा उल्टा क्यों बोला जा रहा है? तो वो इसलिए लार्ज या स्मॉल इसकी लेंथ से लेना देना नहीं, इसकी चौड़ाई से लेना देना है। आप देख रहे होंगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफ़ी मोटी, काफ़ी चौड़ी है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत कम चौड़ी होती है। इसकी वजह से इसको स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा रेक्टम पार्ट आता है। रेक्टम के बाद एनस के थ्रू खाना, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो पूरा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में देखना रहेगा, यही सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी। पूरा सिस्टम ये एक डाइजेस्टिव का है। ये डायग्राम था। अब आगे हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप पढ़िएगा इसको, मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, अपने लैंग्वेज में समझाऊँगी। सबसे पहले बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफिनेशन की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफिनेशन क्या कहलाता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की जाए, एनसीईआरटी की बुक्स में जो बताया गया है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनका सरल भोज्य पदार्थों में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना, लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, एंजाइम प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा वाटर होना चाहिए। तो एंजाइम और वाटर के प्रेजेंस में जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनका सिंपल भोज्य पदार्थों में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। ये एक सीधी सादी डाइजेशन की परिभाषा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताई गई है। अब बात होती है, यहाँ पर मैंने दो शब्द बोला, जटिल भोज्य पदार्थ और सरल भोज्य पदार्थ। आखिर ये होता क्या है जटिल भोज्य पदार्थ? तो जटिल भोज्य पदार्थ जो हम भोज्य पदार्थ को खाते हैं, मतलब डायरेक्ट, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, ये जो डायरेक्ट हम खा रहे हैं वही जटिल भोज्य पदार्थ कहलाता है। अब सरल भोज्य पदार्थ है फिर क्या है भाई? तो सरल भोज्य पदार्थ की बात की जाए
तो सेल के हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं, यही हमारा सरल भोज्य पदार्थ होता है। मतलब भोज्य पदार्थ का जब डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद वो जिस चीज़ में कन्वर्ट होता है वही हमारा सरल भोज्य पदार्थ होता है। तो सरल भोज्य पदार्थ का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ये सरल भोज्य पदार्थ हैं। और जटिल भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे जटिल भोज्य पदार्थ हैं जिसे हम डायरेक्ट रूप से खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हम डायरेक्ट खाते हैं, फैट डायरेक्ट खाते हैं, प्रोटीन डायरेक्ट खाते हैं। तो ये हो गया जटिल भोज्य पदार्थ। ठीक है, अब आते हैं डाइजेशन की 5 चरण जो होते हैं, 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन क्या क्या है ये जान लेते हैं। इसके बाद आगे एक एक चीज़ें ऐसे ही बिल्कुल क्लियर करते हुए समझते हुए चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब पाचन के 5 चरण क्या हैं? सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर भोजन का पाचन, फिर भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण व भोजन का निष्कासन। ये 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन होता है। इन 5 स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, भोजन के अंतर्ग्रहण की बात की जाए, मतलब जो भोजन हम मुंह के द्वारा लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन को मुख गुहा के अंदर रखना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। थोड़ा सा नाम से ही स्पष्ट हो गया। भोजन का पाचन या डाइजेशन की बात की जाए तो मुख गुहा से पाचन की प्रक्रिया हमारे माउथ से जो है, माउथ कैविटी से भोजन के पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन तक पाचन की क्रिया होती रहती है। तो यही भोजन का पाचन कहलाता है। तीसरा है भोजन का अवशोषण, मतलब भोजन का एब्जॉर्प्शन। फूड का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो पाचन के बाद अर्थात डाइजेशन के बाद भोजन के कण जो है वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। ठीक है, जब जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड में चली जाती हैं अवशोषण के माध्यम से। छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र होता है। तो भोजन का अवशोषण क्या होता है? जो जटिल भोज्य पदार्थ हम खाते हैं जब वह सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है और तो यह हमारे छोटी आंत में होते हुए हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। हमारे ब्लड में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है उस फूड पार्टिकल का। तो यही भोजन का अवशोषण कहलाता है। बात की जाए भोजन के स्वांगीकरण की कि भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन होता है। तो भोजन के एसिमिलेशन की बात की जाए तो ग्लूकोज को कोशिका के उपयोग हेतु बनाने की क्रिया ही एसिमिलेशन कहलाती है। जो ग्लूकोज होता है उसको सेल किस तरह से उपयोग कर सकता है उसके लिए ग्लूकोज को बनाने की जो प्रोसेस होती है वही एसिमिलेशन कहलाती है। ठीक है, अब लास्ट क्या है? भोजन का निष्कासन। तो जो हमारा भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इजेशन निष्कासन को कहते हैं, फूड इजेशन। तो भोजन जो हम खाते हैं उसका जो हिस्सा हमारे शरीर के द्वारा नहीं डाइजेस्ट हो पाता, जो अपशिष्ट पदार्थ अर्थात अनपचा भोजन होता है वह रेक्टम के द्वारा हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है या बहिकरण या निष्कासन कहलाती है। तो ये तो इन 5 के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। अब इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक मैंने पृष्ठभूमि आपको बता दी इसके बारे में। भोजन का अंतर्ग्रहण जो कि सबसे पहला ही पॉइंट था, मैंने बता दिया कि भोजन को मुख गुहा के अंदर धारण करना ही भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब नेक्स्ट था भोजन का पाचन। तो भोजन के पाचन वाली प्रोसेस के अंतर्गत पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम कवर कर लेंगे। यहाँ पर भोजन का पाचन तंत्र पढ़ना है हमें। तो भोजन के पाचन तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा आहार नाल हो गया और दूसरा क्या हो गया? सहायक पाचक अंग। कुछ सहायक पाचक अंग होते हैं और आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनॉल होते हैं। बात की जाए आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनॉल की, तो एलिमेंट्री कैनॉल के भी कुछ
स्टेजेज होते हैं वो जान लीजिए आप, जैसे कि कुछ पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनॉल के, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं? ये सारी चीज़ें हमारे एलिमेंट्री कैनॉल के अंतर्गत आ रही हैं। अब जो सहायक पाचक अंग हैं उनको जान लेते हैं, वो क्या क्या हैं? तो लीवर, टीथ, टंग और पैंक्रियाज। सहायक पाचक अंग कहने का मतलब क्या है कि ये डाइजेशन की प्रोसेस में भाग तो लेते हैं, लेकिन डाइजेशन इनके इन पार्ट्स के द्वारा डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ डाइजेशन में पार्ट लेते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, लेकिन ये डाइजेशन का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लीवर, टीथ, टंग और पैंक्रियाज हमारे क्या है? सहायक पाचक अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने पाचन तंत्र के पार्ट देखे, मानव पाचन तंत्र के। यहाँ ऊपर फ्रेंड्स एक गलती हो गई है इनके इंग्लिश नाम में, एक बार आप इनके इंग्लिश नाम फिर से सुन लीजिए। जैसे कि भोजन का अंतर्ग्रहण मैं कह रही हूँ तो ये होगा, इसे इंजेशन कहेंगे। पाचन मतलब डाइजेशन हो गया, भोजन का अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया, भोजन का स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन हो गया, और भोजन का निष्कासन मतलब ये क्या हो गया? डेफिकेशन हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको इजेशन बोल रही थी तो ये गलत था, ये आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अब आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? आहार नाल और सहायक पाचक अंग को देख लिया है। तो यही चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनॉल मतलब आहार नाल की। आहार नाल की बात कर ली जाए यहाँ पर, जो कि यह एक लंबी नलिका होती है जो मुख से गुदा तक फैली रहती है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ एग्ज़ाम में बन जाता है क्वेश्चन के रूप में। आहार नाल क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि जिस नली से में आहार पाया जाता है, सीधे से एक लाइन में इसका मतलब समझिए। तो जिस नली में आहार अर्थात भोजन पाया जाता है उसी नली को आहार नाल कहते हैं। बक्कल कैविटी या मुख गुहा से एनस तक का जो पूरा पार्ट है वही हमारा एलिमेंट्री कैनॉल अर्थात आहार नाल कहलाता है। एक बार आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ। ये यहाँ से पूरा अंत तक जो है यही हमारा आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनॉल कहलाता है, शुरू से अंत तक। तो इसी के बारे में बताया गया है कि बकल कैविटी से लेकर के एनस तक का पूरा पार्ट क्या कहलाता है? आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनॉल कहलाता है। अब बात हो रही है बकल कैविटी की, इसके फर्स्ट पार्ट की। बकल कैविटी क्या होता है अर्थात मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है, ये जानने वाली बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ यही बन जाता है कि पाचन की शुरुआत होती कहाँ से है, अर्थात डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? डाइजेशन की शुरुआत हमारे मुख गुहा से हो जाती है। यह पाचन का सबसे पहला हिस्सा होता है। पहले मैं पॉइंट्स के रूप में आपको सारी चीज़ें बता दे रही हूँ क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है पाचन का, डाइजेशन का सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, तो हमारी बक्कल कैविटी होती है। हमारी बक्कल कैविटी में कुछ लार ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, कुछ लार ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इन लार ग्रंथियों से क्या होता है? सलाइवा अर्थात लार का श्रावण होता है। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक यहाँ पर लार में हमारी जो लार होती हैं उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो एंजाइम और जल। तो शुरू में ही मैंने बताया था कि डाइजेशन होने के लिए ये दो कंडीशंस होनी ज़रूरी होंगी, तभी डाइजेशन हो पाएगा, मतलब एंजाइम और जल होना ही होना चाहिए। इसीलिए मुख गुहा में हम देख रहे हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम और जल दोनों ही पाया जा रहा है। एंजाइम की बात की जाए यहाँ पर तो एंजाइम 1% पाई जाती है और जल हमारी मुख गुहा में हमारे लार में 99% पाई जाती है। तो ये अमाउंट भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियाँ भोजन के रासायनिक पाचन में सहायक होती हैं तथा जिह्वा और दांत मुख गुहा के अंदर यांत्रिक पाचन करने में सहायक होते हैं। तो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर ही जिह्वा और दांत भी होते हैं, लेकिन वह डाइजेशन
के सहायक अंग होते हैं, ना कि डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वो यांत्रिक पाचन करने में मदद करते हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारे मुख में 3 जोड़ी 3 पेयर जो हैं वो लार ग्लैंड पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से लार का श्रावण होता है। अब ये कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए आप। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी ये हैं। यहाँ पर ये डायग्राम आप देखिए एक बार, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर बताया गया है सबलिंगुअल ग्लैंड, यह जिह्वा मूल के दोनों तरफ पाई जाती है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पर है, ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके बाद क्या है, यह जिह्वा मूल के दोनों तरफ पाई जाती है। तो ये हमारे जिह्वा की यहाँ के दोनों साइड में सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है। इसके बाद बात की जाए सब मैक्सिलरी ग्लैंड की, तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड यह निचले जबड़े के दोनों तरफ पाई जाती है। ये है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड कह लीजिए। यह हमारा जो निचला वाला जबड़ा है इसके दोनों तरफ पाई जाती है, इस वाले पार्ट में पाई जाती है। इसके बाद तीसरा क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये है हमारी। पैरोटिड ग्लैंड दोनों कान के पास स्थित होती है और यह सबसे बड़ी लार ग्लैंड होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, सबसे बड़ी लार ग्लैंड कौन सी होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है अगर पूछ लिया जाए तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके बाद आते हैं तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जो कि आगे लिखा भी है शायद। ये है पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है, पैरामिक्सोवायरस के संक्रमण हो जाने से पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। इसे ही मम्स या गलसुआ कहा जाता है। तो जो मम्स या गलसुआ बीमारी होती है वो इसी पैरोटिड ग्लैंड में, जो हमारे दोनों कान के पास स्थित होती है, इसी में वायरस के फैल जाने से पैरामिक्सो नामक जो वायरस होता है इसके संक्रमण के दौरान ही गलसुआ रोग हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, मुख गुहा के लार में टाइलिन, एमाइलेज तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो हमारी जो बक्कल कैविटी है वहाँ पर 2 एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इन एंजाइम का नाम क्या क्या है, एक तो टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि टाइलिन या लाइसोजाइम नामक एंजाइम हमारे किस पार्ट में पाया जाता है, तो यह बकल कैविटी के लार में पाया जाता है। टाइलिन को ही एमाइलेज कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर टाइलिन एंजाइम के बारे में जान लीजिए। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक मैंने बताया था कि हमारा जो डाइजेशन का पार्ट है वह क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने का, ब्रेक डाउन का कार्य करता है। ठीक है, तो जो हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं डायरेक्ट, एक कार्बोहाइड्रेट एक जटिल भोज्य पदार्थ है, इसे जब हम लेते हैं तो यही टाइलिन एंजाइम जो है इस कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सहायक होता है। तो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य कौन करता है, तो यह टाइलिन नामक एंजाइम करता है। और कुछ चीज़ें टाइलिन एंजाइम के बारे में है। भोज्य पदार्थों के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है, तो ये लाइसोजाइम नामक एंजाइम करता है। टाइलिन के बारे में 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, सीधे सीधे यही क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये याद रखिएगा, ये टाइलिन नामक एंजाइम जो है यह स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। स्टार्च क्या होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट एक जटिल पदार्थ होता है। डाइजेशन में हम क्या करते हैं, जटिल को सरल में बदलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को
एसिटाइलिन नामक एंजाइम माल्टोज में बदलता है। माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, जबकि एक सरल भोज्य पदार्थ है। जबकि स्टार्च की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट ये भी है, लेकिन ये एक जटिल भोज्य पदार्थ है। बात हो रही है माल्टोज की यहाँ पर, तो थोड़ा सा माल्टोज के बारे में और जान लेते हैं। यहीं पर माल्टोज की बात की जाए तो माल्टोज कहते किसको हैं या माल्टोज पाया किस में जाता है, तो यह शर्करा, स्वाद में मीठा, ये माल्टोज जो है ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है या एक शर्करा होता है, ठीक है। ये स्वाद में मीठा होता है, रोटी मीठी होती है, इसी वजह से, इसी माल्टोज की वजह से हमारे आटे में जो है माल्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। इसी वजह से रोटी जो हम खाते हैं वह हमें मीठी लगती है। गन्ना हो गया, गन्ने में भी माल्टोज होता है। मतलब जो भी चीज़ स्वाद में मीठी होती है लगभग उन सभी में माल्टोज पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है और माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस करने वाली बात है कि अगर किसी के भी नाम में एज आगे आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक एंजाइम हो जाएगा। हम एंजाइम किसे कहेंगे, अगर किसी के नाम में एज आ जाता है, ठीक है। और अगर किसी के नाम में ओज आ जाता है तो वह स्टार्च मतलब शर्करा होगी। जैसे कि माल्टोज क्या है, ओज आ रहा है लास्ट में तो ये एक शर्करा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एज आ रहा है तो वो एंजाइम कहलाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे एमाइलेज अगर आता है तो एमाइलेज क्या हो जाएगा, वह एक एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे दूसरा क्या है, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारता है। कौन, लाइसोजाइम मारता है। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है लाइसोजाइम का कार्य कि जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, अगर उस भोज्य पदार्थ के साथ बैक्टीरिया आ रहा है हमारे बॉडी में तो ये लाइसोजाइम मुख गुहा में ही उसको मार देता है। हमारी रक्षा करने का कार्य, एक तरह से कह लीजिए हानिकारक जीवाणुओं से हमारे भोज्य पदार्थ की रक्षा करने का कार्य लाइसोजाइम करता है। और एक चीज़ लाइसोजाइम के बारे में यहीं पर बता देती हूँ, वो इसमें नहीं मेंशन है। आँखों से हमारे जो आंसू निकलता है तथा जो पसीना हमारे बॉडी से निकलता है उसमें भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मुख गुहा में अल्प मात्रा में मरकरी भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बस जानने की चीज़ है, ये एग्ज़ाम में नहीं बनता क्वेश्चन, लेकिन ऊपर जो मैंने बताया एंजाइम्स के बारे में वो सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। अब दांत की बात कर लेते हैं, जो कि सहायक पाचक अंग कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। पाचन क्रिया न करके पाचन की क्रिया में ये सिर्फ सहयोग प्रदान करता है। सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा। मनुष्य में दांत यांत्रिक पाचन में सहायक होता है, वही बात हो गई। दांत का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि हमारी बॉडी का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो क्या होता है, सबसे कठोर पार्ट क्या होता है, हार्ड पार्ट कह लीजिए आप, तो वह हमारे इनेमल्स होते हैं, जो कि दांत के हमारे आउटर लेयर होते हैं। जो दांत में ऊपर वाइट लेयर दिखती है वही इनेमल कहलाता है। इसके बाद या कह लीजिए हमारे दांत का जो सबसे चमकदार हिस्सा होता है वही इनेमल होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, डेंटाइन जो कि कहलाता है। इनेमल के नीचे कैल्शियम की एक परत पाई जाती है जिसे डेंटाइन कहते हैं। तो जो वाइट परत हमारे दांतों में दिख रही है, इसके नीचे एक और लेयर पाई जाती है जो कि कैल्शियम की बनी होती है, इसे डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन के नीचे मज्जा गुहा पाई जाती है, अर्थात पल्प कैविटी पाई जाती है। तो 3 लेयर से हमारे दांत, हमारे टीथ बने होते हैं। आउटर लेयर एनेमल कहलाती है, नेक्स्ट उसके बाद वाली लेयर डेंटाइन कहलाती है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो पल्प कैविटी कहलाती है। इसी पल्प कैविटी में इन्फेक्शन हो जाने से हमें दर्द का अनुभव होता है। जब हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं या कोई हानि होती है तो वह इसी पल्प कैविटी वाले पार्ट में ही होती है। जो भी क्षति होती है, नुकसान होता है, वो इसी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है इसी में होती है। क्योंकि
दर्द हमें कहाँ पर होगा, जहाँ पर सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं। जो डेंटाइन वाला पार्ट है और जो इनेमल वाला पार्ट है, यहाँ पर नर्व सेल्स नहीं पाई जाती हैं, तो यहाँ पर कितना भी टूटेगा फूटेगा आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पल्प कैविटी वाले भाग में हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है पल्प कैविटी वाले पार्ट में, तब हमें दर्द का आभास होता है, क्योंकि पल्प कैविटी वाले पार्ट में नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वही नर्व सेल्स में इन्फेक्शन हो जाने से, वही नर्व सेल्स क्षति हो जाने से ही हमें दर्द का अनुभव होता है। अब यहाँ पर मनुष्य के दांत की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। एक चीज़ और जान लीजिए पल्प कैविटी के बारे में। पहले मैंने बताया कि पल्प कैविटी में नर्व्स उपस्थित होती हैं। इन्हीं नर्व्स में जब कोई टूट फूट हो जाती है, जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें दर्द लगता है, ठीक है। अब इसी का हम ट्रीटमेंट जब कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आरसीटी करता है। आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है। अब ये ट्रीटमेंट कैसे करता है आप जाते होंगे, उसमें डॉक्टर जो है सीमेंट या अन्य पदार्थों के कण को जो है भर देता है। जैसे कई बार क्या होता है, आपके दांत में कीड़ा लग गया, वहाँ पर गैप हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है, सीमेंट या अन्य पदार्थ से कुछ चीज़ें होती हैं जिससे वो उस जगह को भर देता है, जिससे कि हमारी जो ये नर्व्स होती हैं वहाँ पर दोबारा से इन्फेक्शन ना हो, उन नर्व्स का डायरेक्ट एयर से कनेक्शन ना हो, और हमें फिर जब ये आरसीटी हो जाती है तब हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। ये क्या होता है कि जब दांतों में गैप हो जाता है या कीड़े लग गए या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जब ये हमारा नर्व इन्फेक्टेड हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हवा और पानी इस नर्व्स तक पहुँचने लगती है। जब इस नर्व में पहुँचने लगती है तभी हमें दर्द होता है। तो जब आरसीटी कर दी जाती है, अर्थात उस जगह को भर दिया जाता है, तब हवा और पानी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पल्प कैविटी से नहीं हो पाता है और तब हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो ये तो बात रही दांत की, हमारी लेयर्स की और उससे रिलेटेड कुछ बीमारियों की। इसके बाद अब यहाँ पर दांत की प्रॉपर्टी बताई गई है कि हेट्रोडेंट ह्यूमन जो है वह एक हेट्रोडेंट प्राणी है। हेट्रोडेंट प्राणी इसको क्यों कहा गया है? हेट्रोडेंट प्राणी इसलिए कहा गया है, अर्थात विषम दंती, क्योंकि मानव के मुख में 32 दांत पाए जाते हैं, ढेर सारे दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के सभी दांत एक समान नहीं होते हैं। मानव के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो सभी 32 दांत पाए जाते हैं और सभी दांत जो हैं अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसे हेट्रोडेंट मनुष्य को कहा गया है। अब इसके मुख में 4 तरह के दांत, मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए। पहली बात तो ICPM लिख लीजिए, ICPM। यही क्रम आपको याद रखना होगा, ICPM। PM से PM आप पढ़ते होंगे, प्रधानमंत्री को PM बोलते हैं, और शुरू में IC जोड़ लीजिए। तो ICPM इसका जो सीरीज है ये याद रखेंगे तो इसके नंबर्स याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको। ICPM की बात की जाए, अर्थात इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर की बात की जाए। सबसे पहले इंसीजर को डिस्कस करेंगे। मनुष्य के जबड़े में आगे के जो 4 दांत होते हैं वही इंसीजर कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, हिंदी इसकी बहुत टफ है और याद भी नहीं होती है। तो मनुष्य के जबड़े में आगे के 4 दांत जो हैं वही इंसीजर्स कहलाते हैं। इंसीजर शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। तो जो मनुष्य शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, जो जानवर वेजिटेरियन होते हैं, उनमें ये ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं इंसीजर टीथ्स। हाथी के आगे के निकले हुए दांत जो हैं यह इंसीजर ही होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, जो हाथी में सूंड के बगल में आप लंबा सा वाइट कलर का दांत देखते हैं वह इंसीजर ही होता है। और चूंकि हाथी एक वेजिटेरियन जीव है, इसीलिए वेजिटेरियन जो जीव होते हैं उनमें ये वेल डेवलप कंडीशन में होता है। चूहे के आगे के जो इंसीजर दांत है वह जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, जो वस्तुओं को कुतरने में मदद करते हैं। अब आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि चूहा आखिर चीज़ों को काटता क्यों है। चूहे के जो दांत हैं वो इंसीजर होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं जिससे वो काट पीट का काम करता है। ये इंसीजर मैंने बताया जैसा कि यह
वेजिटेरियन जीवों में वेल डेवलप होते हैं, मतलब हमेशा ये बढ़ते रहते हैं। चूहा वेजिटेरियन प्राणी है। चूहे में क्या होता है, ये दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। अगर चूहा चीज़ों को, सामानों को ना कुतरेगा तो उसके दांत हाथी जैसे लंबे लंबे निकल जाएंगे। तो अपने दांतों को घिसने के लिए वो हमेशा चीज़ों को कुतरता रहता है। यही रीज़न होता है चूहे को कुतरने का, चूहे को सामानों को कुतरने का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने, दूसरा है कैनाइन। कैनाइन की बात की जाए तो प्रत्येक जबड़े में कैनाइन, प्रत्येक जबड़े में इंसीजर के बगल में पाए जाने वाले एक नुकीले दांत को कैनाइन कहते हैं। तो ये एक होता है इंसीजर के बगल में। यह मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होता है। तो शेर वगैरह में ये कैनाइन दांत जो है वो वेल डेवलप कंडीशन में होता है। जो मांसाहारी जंतु हैं, शेर, चीता, इन सभी में कैनाइन दांत, कैनाइन जो है टीथ, वो वेल डेवलप होता है। इसके बाद प्रीमोलर की बात की जाए, जिसे अग्रचवर्णक कहते हैं, तो यह जो है कैनाइन के बगल में पाया जाता है। इसकी संख्या 2 होती है। ये नंबर्स याद रखने होंगे। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। इसके बाद मोलर आ गया। मोलर प्रत्येक जबड़े के पीछे के 3 दांत मोलर कहलाते हैं। यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो सभी दांतों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से दांत क्या करते हैं। तो इंसीजर कुतरने का कार्य करता है हमारा। कैनाइन क्या है, यह मांसाहारियों में वेल डेवलप होता है, काटने का कार्य करता है। उसके बाद आईसीपीएम, पी से प्रीमोलर हो गया। प्रीमोलर क्या करता है, चबाने का कार्य करता है, और मोलर जो है यह पीसने का कार्य करता है। तो 4 तरह के दांत थे। चारों तरह के दांत के बारे में हमने जान लिया। अब इनकी संख्या एक बार सुन लीजिए, किस लिए मैंने आपको वो एक ट्रिक बताई थी, आईसीपीएम। अब ये नंबर आपको याद रखना होगा। आई मतलब इंसीजर जो है, हम ह्यूमन टीथ की बात कर रहे हैं, तो उसी के सारे नंबर्स मैं बताऊंगी। इंसीजर 8 होते हैं, मतलब इंसीजर का नंबर जो है वो 8 होता है मनुष्य में। कैनाइन की बात की जाए तो कैनाइन एक होते हैं, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। ऊपर और नीचे दोनों को मिला के मैं बता रही हूँ। तो इंसीजर 4 ऊपर 4 नीचे हो गए, तो 8 हो गए। कैनाइन 1 ऊपर और 1 नीचे हो गया, इंसीजर के बगल में जो होता है, तो 2 हो गया। प्रीमोलर 8 होते हैं टोटल संख्या में, और मोलर जो हैं 12 होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कितने कितने मैंने बताया, 8, 4, 12, 8, 4, फिर 8, फिर 12। सबसे पहले 8 आएगा नंबर आईसीपीएम, तो 8, 4, ठीक है, फिर 8, 12, इस तरह से याद कर लीजिए। अब ये डेंटल फार्मूला है, कई बार एग्जाम में ये डेंटल फार्मूला पूछा हुआ है। डेंटल फार्मूला को भी देख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें यहीं से। यहाँ पर ह्यूमन और एक बच्चे का, दोनों का डेंटल फार्मूला अलग होता है, क्योंकि आपको पता होगा बच्चे में सिर्फ 20 दांत होते हैं, छोटे बच्चे में जो 6 वर्ष की अवस्था तक होता है, उसके बाद 32 दांत हो जाते हैं। तो ह्यूमन का और एक चाइल्ड का ये डेंटल फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर आई जो है वो इंसीजर को बता रहा है, 2 ऊपर 2 नीचे। इसके बाद 2 मतलब ये एक साइड का बता रहा है तो 8 होते हैं ये। इसके बाद क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर दिया गया है यहाँ पर, इसीलिए कैनाइन की बात की जाए तो 1/1, और प्रीमोलर की 2, मोलर की 3 थी, मतलब 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, ये इसका फॉर्मूला होता है। 8 × 2 16 हो गया हमारा, ये 32 हो गया। इस तरह से अगर आप देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ह्यूमन में हो गया। और बच्चे का डेंटल फार्मूला क्या होता है, इंसीजर सेम होता है, कैनोइन सेम होता है, लेकिन बच्चे में, छोटे बच्चे में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, जबकि एक वयस्क में प्रीमोलर हो जाता है वेल डेवलप कंडीशन में। और मोलर की बात की जाए तो वयस्क में 3 होते हैं मोलर की संख्या, लेकिन बच्चे में जो है वो 2 मोलर की संख्या होती है, इसलिए संख्या कम होकर छोटे बच्चे में 20 दांत और एक ह्यूमन में, एक वयस्क में 32 दांत होता है। ये ध्यान रखिएगा। और आगे कुछ चीज़ें जान लेते हैं दांत के बारे में, कि मनुष्य में 12 दांत स्थायी दांत होते हैं, मतलब परमानेंट होते हैं, जो कि पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार निकलते हैं। लेकिन जो 20 दांत होते हैं जो छोटे बच्चे में पाए जाते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो टूटते हैं, उसके बाद दोबारा से निकलते हैं, मतलब ये जीवन में 2 बार निकलते हैं। तीसरे चवर्णक लगभग 20 वर्ष की आयु में निकलते हैं, जिन्हें विज्डम टीथ भी
कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा मोलर टीथ हो गया वह 20 वर्ष की आयु में निकलना शुरू होता है, जबकि इन्हें ही हम विजडम टीथ कहते हैं या बुद्धि दांत भी कहते हैं, या 20 वर्ष की अवस्था के बाद निकलना शुरू होता है। ये तो रही फ्रेंड्स दांतों की बात। दांतों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बकल कैविटी के अंदर ही जिह्वा पाई जाती है, जो कि ये भी क्या होता है, डाइजेशन का पार्ट एक होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग नहीं होता है लेकिन उसमें हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जिह्वा को जान लेते हैं। मानव के मुख गुहा में एक मोटी मांसल जिह्वा पाई जाती है। जिह्वा भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायक होती है। जिह्वा के ऊपरी परत पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो हमें जो स्वाद का पता चलता है वो हमारी जो जीभ होती है उसके ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है, जिससे भोजन के स्वाद का पता चलता है। जिह्वा के अग्रभाग की बात की जाए तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है उससे हमें मिठास का पता चलता है। अगर कोई चीज़ आप आगे रखेंगे तो वहाँ पर हमें मीठे होने की अनुभूति होती है। पश्च भाग में अर्थात उसके पीछे वाले भाग में कड़वाहट का और उसके पीछे दोनों साइड वाले भाग में खट्टेपन तथा पार्श्व पश्च भाग में नमकीन स्वाद का पता चलता है। तो ये तो सबसे पहले हमें मीठे का आभास, फिर कड़वाहट का, उसके बाद खट्टेपन का और उसके बाद नमकीन स्वाद का पता चलता है। ये तो जीवा का पार्ट रहा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसको हम आगे अब डिस्कस करेंगे। इसोफेगस वाला पार्ट, फिर सीधे आ जाएंगे स्टमक में। तो इसोफेगस के बारे में चलिए थोड़ा सा है इसको जान लेते हैं, ताकि कल के वीडियो में हम स्टमक से शुरू करेंगे। सबसे पहले फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी भोजन निकलने व श्वास लेने के लिए समान मार्ग होता है। तो फेरिंग्स की बात यहाँ पर की गई है कि फेरिंग्स क्या होता है, यह हमारे बकल कैविटी का पिछला वाला भाग होता है और इसमें क्या होता है, भोजन निकलने व श्वास लेने के लिए समान मार्ग हमारे फेरिंग्स में होते हैं। तो ये फेरिंग्स की बात हो गई दोस्तों। इसके बाद आते हैं तो ग्रास नली या एसोफेगस की बात कर लेते हैं। फेरिंग्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको जान लिए। अब दूसरा जो नेक्स्ट है एसोफेगस है। बकल कैविटी के बाद दूसरा डाइजेस्टिव पार्ट जो है वह एसोफेगस का है। इसोफेगस के बाद ग्रास नली 25 सेंटीमीटर कार्टिलेज की बनी हुई उपस्थित होती है। इसमें लचीलेपन की क्षमता पाई जाती है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो हमारे मुख गुहा को अर्थात बकल कैविटी को हमारे अमाशय वाले अर्थात स्टमक वाले पार्ट से कौन जोड़ता है, इसोफेगस जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें लचीलेपन की क्षमता पाई जाती है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है। इस नलिका से होकर भोजन हमारे स्टमक वाले पार्ट में पहुंचता है। तो भोजन जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बक्कल कैविटी हमारे मुख से पेट तक कैसे पहुंचते हैं, तो ये इसी इसोफेगस के माध्यम से पहुंचता है। इसोफेगस में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। बकल कैविटी में को आपने देखा कि वह पाचन की क्रिया में भाग ले रहा था, लेकिन हमारा इसोफेगस जो है वह पाचन की क्रिया में कोई भाग नहीं लेता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो एंजाइम कोई पाया जा रहा है, ना ही कोई यहाँ पर एंजाइम नहीं पाया जा रहा है। और जो कंडीशन है डाइजेशन के लिए एंजाइम होना अनिवार्य होता है, इसलिए हमारे इसोफेगस पार्ट में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। अब नेक्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट क्या रहेगा फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट डाइजेस्टिव पार्ट स्टमक अर्थात अमाशय रहेगा। यहाँ से हम कल अब देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आपको चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। तो इतना आप अच्छे से पढ़ के आइएगा ताकि कल की चीज़ें आपको समझ में आ सकें। यहाँ से हम स्टमक वाले पार्ट से कल देखेंगे। बहुत कुछ है इस चैप्टर में अभी देखने को और समझने को। तो वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुँच जाए।
अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।